अमित शाह पे क्या घूमने लगे? एक मिनट उसको बोलने से रोकेंगे नहीं ना। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब नहीं देंगे। ये आप जानते हैं कि हम उटपटांग दे रहे हैं। आपको जनता एकदम जवाब दे देगी। आप आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या? तो आप नीतीश अमित शाह पे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम एजी कॉलोनी पार्क में हैं और जैसा कि हम बता दें आप लोग को, CAA को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं चारों तरफ, CAA पे ही हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं और शिव कुमार सिन्हा जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि CAA के बारे में इतना हंगामा क्यों है और CAA है क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल साउंड ऑफ भारत में। और CAA को लेकर जो हंगामा है और CAA है क्या? CAA के लिए जो हंगामा शब्द आ रहा है वस्तुतः एक आशंका में हंगामा है। वर्तमान में इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक भय है कि अगला जो कानून बनेगा शायद इसके आधार पर कुछ भयानक न बन जाए। इस आशंका के लेकर के लोग पहले ही विरोध कर रहे हैं कि CAA गलत है। CAA कुछ नहीं है। देश का जो विभाजन हुआ और जिस विभाजन के आधार पर एक पड़ोसी देश का जो निर्माण हुआ और वहाँ से जो प्रताड़नाएँ हुई, जो संयुक्त भारत का, अखंड भारत का, वन इंडिया पॉलिसी के तहत जो भारत था, अखंड भारत, उसके निर्माण के क्रम में जो बातें आई, वहाँ से जो शरणार्थी आए, तो जो शरणार्थी एक्ट बना, फिर कांग्रेस के पीरियड में बहुत दिनों तक जो व्यवस्थाएं रही उनको नागरिकता नहीं दी गई, बल्कि वह नेशनल जो एक नेशनल फीलिंग है, नेशियो बीइंग है, जिस आधार पर देश का अखंड भारत था और उसके एक खंडित जो क्षेत्र हुआ, खंडित क्षेत्र से जो अखंड भारत के समर्थक थे, जो जिस मुस्लिम के आधार पर, जिस एक धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, वह विभाजन के आधार पर वहाँ जो प्रताड़नाएँ दी गई, उनको नागरिक अधिकार देने के लिए, उसको नागरिकता देने के लिए, यह बहुत आज़ादी के बहुत दिनों के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो यह कानून लाया गया है। और यह सकारात्मक कानून है, कहीं किसी के विरुद्ध नहीं है। सिर्फ जो है भारतीय संविधान में यह जो कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता की बात है, उसकी गलत व्याख्या की जा रही है। जिस आधार पर हमारे पड़ोसी देश का निर्माण हुआ और वहाँ से जिस आधार पर प्रताड़नाएँ दी गई है, उनको संरक्षण, उनके मानवीय अधिकार देने के लिए, उनको नागरिक अधिकार देने के लिए, भारत में नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है। यह इस्लाम विरोधी कभी नहीं है, क्योंकि इस्लाम के आधार पर देश का विभाजन हुआ, यहाँ धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई, यह सही बात है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जड़ अगर आज भी अगर पाकिस्तान भारत में मर्ज कर जाए, अफगानिस्तान भारत में मर्ज कर जाए, बांग्लादेश मर्ज कर जाए, तो यह कानून की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ माइनॉरिटी को जो प्रताड़नाएँ दी रही है तो उनको तो अधिकार देना जरूरी है। CAA में सर कौन कौन से धर्म शामिल है? CAA कुछ नहीं, गैर मुस्लिम जितने भारत में जितने धर्म हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी, ईसाई, गैर मुस्लिम्स जो है उनको अधिकार देने की बात है। किसी मुस्लिम को यहाँ से न भगाने की बात है, न उनके अधिकार छीनने की बात है। यह बिल्कुल सकारात्मक है और सकारात्मक रूप से जो पड़ोसी देश में प्रताड़नाएँ हो रही है इन लोगों को, उनको यहाँ पर नागरिक अधिकार दे करके मेन स्ट्रीम में ला करके उनको आगे विकास करने की बात है। CAA का मूल उद्देश्य यही है। इसमें कहीं किसी के विरुद्ध कोई निगेटिविटी नहीं है। और हमारा जो है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार के अधिकार नहीं, सिटीजनशिप पूरी तरह यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार का अधिकार है पूरे देश में नागरिकता डिसाइड करना। उस कानून के तहत आज से 5 वर्ष पूर्व यह जो है पार्लियामेंट से पारित हुआ। राष्ट्रपति, उस समय जो भी राष्ट्रपति श्री गोविंद जी थे, उनके द्वारा स्वीकृति दी गई और वह जो है एक्ट बना, नागरिकता संशोधन एक्ट बना। और फिर वह जो है अभी 2 दिन पहले या इसको लागू किया गया है रूल्स बना करके, और पूरे देश में लागू है। कोई सोमवार के शाम को अधिसूचना निर्गत कर दी गई है। इसके अंतर्गत रूल्स बन गए हैं, वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह जो डाल दिया गया है। और जो विदेशी प्रताड़ित लोग जो 2014 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 तक लोग जो आ गए हैं, उनको आवेदन देने के लिए भी कहा गया है कि नागरिकता के लिए फॉर्म भरे, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, वोटिंग राइट्स प्रदान की जाएगी। और इस तरह के ऐसे तो देखने में लगता है कई तरह की हंगामाएँ हैं, लेकिन वस्तुतः जो प्रोसिक्यूटेड शरणार्थी हैं, जो विदेश में प्रताड़ित होकर के यहाँ पर जो आए हैं, उनकी संख्या मात्र 30,000 के आसपास है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो प्रोसिक्यूटेड नहीं है, हंगामा के बीच
मार धार कर भगा दिए गए हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देश में आके बस गए हैं, रह रहे हैं, शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, विदाउट पोलिटिकल स्टडी जो ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में है। उन लोगों को यह अधिकार देने की बात है, जिससे उनमें खुशी की लहर है, इसमें किसी के कोई विरोध में नहीं है। सर आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार मेरा नाम है। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप अपने नज़रिए से CAA जो लागू हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सामाजिक स्तर पर खासकर लाभ है। वो लोग जो रिफ्यूजी तरह से जो लोग जीवन यापन कर रहे थे अपने ही भारत देश में, उनके लिए तो ये अमृत जैसा है। अब उनको सारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, अपने भारत से जो अधिकार प्राप्त है वो सारा संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त होगा। और वो जो गरीबी की जो रेखा से नीचे चल रहे थे या गरीबी में जो जीवन जी रहे थे, वो सारे चीज़ सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। वो दूसरे देशों में रह करके जो प्रताड़ित हो रहे थे वो भाग करके यहाँ शरण में आ गए और भारत सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया। और ये उनके लिए खास करके जो रिफ्यूजी जीवन जी रहे थे तो उनके लिए तो बहुत ही लाभप्रद है। और उनको मैंने जितने भी भारत सरकार से जितने भी लाभान्वित जो कार्यक्रम चलते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, सारे चीज़ बहुत अच्छा है। ओके सर। मैम आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जो बोल रहे हैं सर लोग ठीक ही बोल रहे हैं। आप मैम? नहीं। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी के पास और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि CAA की जब चर्चा होती है तो NRC की भी चर्चा होती है। तो सर इस पे आप सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साउंड ऑफ भारत में। और सर CAA और NRC जब चर्चा CAA की होती है तो NRC की भी चर्चा होती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी भी चाहिए। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरी ओर से इस्तकबाल मैं करता हूं उनका। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि CAA बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे लोग डरे हुए हैं कि इसके नाम पर कुछ और होने वाला है। तो आपने जो ये सवाल पूछ दिया NRC की, तो यही होने वाला है और ये हो रहा है। अब सबसे पहले समझिए कि CAA है क्या। ये कोई नया अधिनियम नहीं है। 1955 में नागरिक अधिनियम बना था और इसके अंतर्गत इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। किंतु इन्होंने संशोधन किया। संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई? जब ये कानून था तो इनको संशोधन करने की मंशा क्यों आई? तो मंशा के पीछे था कि उसमें सबसे पहले जोड़ा गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 16 में ही लाए इसको, 19 में पारित हुआ और अभी इसको लागू किया है। इसमें इन्होंने लिखा कि इन 3 देशों के सिर्फ गैर मुस्लिमों, अब ये शब्द यहाँ पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। 1955 के जो अधिनियम है उसमें सबका जिक्र है, कहीं गैर मुस्लिम शब्द नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को, और तब सरकार की मंशा उभर के आती है कि आखिर ये गैर मुस्लिम किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इन्होंने और जो NRC की बात आगे करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी शरणार्थी बाहर से आया इन 3 देशों से, तो अगर ये हिंदू, पारसी, बौद्ध ये सब है तो 5-6 साल में वो यहाँ का नागरिक हो गया, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आया है तो हम उसको 11 बरस तक नागरिक नहीं मानेंगे और 11 बरस होने के बाद उसको लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा। हम कोई बाकी धर्म वाले से लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, हम उनको मान लेंगे कि वो नागरिक है भारत का। लेकिन अगर वो मुसलमान है, 11 वर्ष के बाद भी उसको लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा कि वहाँ कहाँ से आया, वो भी 14 के पहले जो आया है, उसके बाद जो आया है उस पर तो कोई बात नहीं है। ये हुआ। अब देखिए इसका प्रयोग ही एक बार कर चुके हैं, मैं वो भी बता देता हूँ जो कम लोगों को मालूम है। गोगधरा में जो दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान के बीच में, तो उसमें हाँ ये प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए ये दूसरा प्रयोग हो रहा है पूरे देश के स्तर पर। गोधरा में जब दंगा हुआ तो उसमें उन्होंने किया जो मुसलमान डर से अपने घर छोड़ करके भागे, उसको सरकार ने शिविर मुहैया कराया और शिविर में उनको 1 साल तक रखा, कहा कि बाहर में शांति नहीं है, तुम यहाँ रहो, महफूज हो।
और तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार सब केयर ले रही है तुम्हारी। ये लोग शिविरों में रहे, उसी बीच पूरी मर्दमशुमारी कराई गई, उसी बीच इलेक्ट्रल रोल बनाया गया। आज जितने भी मुसलमान जहां घरों में वो एब्सेंट पाए गए उनको इलेक्ट्रल रोल से हटा दिया गया और वो लगातार अब वहाँ हिंदू की मेजॉरिटी हो गई और लगातार जीतते हैं। यही प्रयोग दोहराया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर, ताकि मुसलमानों को हम रजिस्टर में, एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें हम उसमें अगर नाम आपका लिखे हैं तो आप नागरिक हैं, नहीं लिखे हैं तो आप भी नागरिक नहीं हैं। अगर भूल से या कंप्यूटर के भूल से आपका नाम छूट जाता है तो आपको भी अपनी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना होगा। तो ये खास करके एक वर्ग विशेष को सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके ये ऐसा चाहते हैं। अच्छा, दूसरे लोग इस नाम पर खुश होते हैं कि लगता है कि वो ये मुसलमानों को तबाह कर रहा है इसलिए इसको वोट मिलना चाहिए, ये हिंदू चैंपियन है, ये सब मर गई है नरेंद्र मोदी, ये लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोग खुश हैं। लेकिन जो इसके मर्म को समझने वाले हैं या जो लोग सेकुलर माइंडेड हैं वो इसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं। ये कहीं से भी सर आप अपना ओपिनियन बताइए, आपका क्या है? ये सारा ही मेरा ओपिनियन है, ये सारा मेरा ओपिनियन है कि ये लोग एक साजिश के तहत इस तरह का दो फायदा इससे हो रहा है। अभी एक तो कुछ लोग, आप सब लोग बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं कि अच्छा ये एक्ट को अभी लाने की क्या ज़रूरत थी जब इलेक्शन की घोषणा हो रही है। अभी बहुत सारे मुद्दा हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब मुद्दा है, इसको उभारा जाना चाहिए था। ये अभी सीए लाने की ज़रूरत क्या है? तो सीए लाने से हिंदू पोलराइज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा आका जो है बढ़िया काम कर रहा है। इसके पहले कुछ दिन पहले राम को ले आया, लालू जी ने अच्छी टिप्पणी की, कहा कि इतना दिन से राम मरे हुए थे कि इनको तुम प्राण प्रतिष्ठा करा रहा था, क्या करा रहा है अभी? तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है, जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है और इसके तहत ये सब है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब हम इनका सुन लिए, आप चलेंगे राजनीतिक विश्लेषक जो है शिव कुमार सिन्हा जी, इनका भी हम जानना चाहेंगे। आप अपना बताइए, इनके आप अपना विचार हम सहमत नहीं है पूरी तरह। अखिलेश कुमार जी के विचार से आप पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो जिस गुदरा का वर्णन किया और जो आशंकाएं व्यक्त की गई, एनआरसी वह कुछ नहीं है। एनआरसी वस्तुतः एक ऐसा रजिस्टर है, एनआरसी और एनपीसी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दो टर्म आता है। एनआरसी में है कि 1951 की जनगणना के समय एक रजिस्टर तैयार किया गया था जिसमें जो लोग नागरिक थे वह उनका एक सूची बनाया गया था। और अभी जो है एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात है कि जितने लोग हैं वह उनका एक रजिस्टर में नाम इंटर किया जाएगा, सभी निवासी है, और जो पुराने एनआरसी से उसको कोरिलेट किया जाएगा। जो पुराने एनआरसी का रजिस्टर 1951 का जो है, उसमें जो है कि उस समय उनके फादर वहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, कि उसके बाद भाग करके आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के समय और बहुत लोग इधर उधर से आ गए हैं, उस क्रम में वो बातें हैं। और ऐसा कोई नहीं उद्देश्य सरकार का है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कि किसी को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा और किसी को वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाएगा। ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है, या बिल्कुल भ्रामक है। इससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होगा, इसकी इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। पूरी तरह समाज का उद्देश्य जो है समाज में समरसता बनाए रखना, समीकरण बनना। जहाँ तक इसका जो है सीए का प्रश्न है, यह सकारात्मक चीज़ है। एनआरसी जो है वह एक व्यापक चीज़ है और कहीं भी किसी भी गैर जो भी हो कहा जाए कि गैर माने मुस्लिम लोगों को कहीं हरास करने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उनको एक भय है कि ऐसा होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न उनको शिविर में रखने का उद्देश्य है, न कुछ है, बल्कि एक मुख्य धारा में अभी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कमेंट्स आया है कि सभी नागरिकों से उन्होंने अपील किया है कि देश में वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें। हम इसके लीगल पहलू को अध्ययन कर रहे हैं, लीगल पहलू के अध्ययन के बाद इसको ऑथेंटिक जवाब दिया जाएगा। और जितने लोग विरोध कर रहे हैं वह विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह गलत है, सही है। रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए, गरीबी का मुद्दा आना चाहिए। तो गरीबी देश के हर लोगों को होना चाहिए। जो देश का विभाजन जिस आधार पर हुआ था और जिस आधार पर प्रताड़ित होकर के बाहर से आए थे, वह उन्हीं लोगों के लिए सीए है, उनको सुरक्षा देने के लिए। यह किसी के विरोध में नहीं है, यह बिल्कुल सकारात्मक है। और जहाँ तक एनआर
जो नेशनल रजिस्टर जो है, पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात है, एनआरसी की बात है, वह भी पॉजिटिव दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या होनी चाहिए। उसमें कहीं किसी को हरास करना नहीं है, देश के सभी नागरिकों को सम्मान करना है। सभी लोग यहाँ रहेंगे, सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, सभी को वोटिंग राइट रहेगा, कहीं कुछ ऐसा विवाद की बात नहीं है। इसलिए यह दिमाग से हटा देनी चाहिए कि यह हर लोगों को, यह किसी के विरुद्ध है। एनआरसी हर आदमी को समझना चाहिए कि एनआरसी क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है और सीए क्या है। ये तीन चीज़ है, 3 स्टेज की चीज़ें हैं, इसलिए अलग अलग ढंग से देखना चाहिए। अभी प्रारंभिक अवस्था में है। जहाँ तक प्रश्न है कि यह पूरी तरह मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। जिस आधार पर सब बीजेपी सत्ता में आई थी, यह जनता द्वारा मैंडेट प्राप्त है, जनता द्वारा सैंक्शनड है, इसलिए विरोध का प्रश्न ही नहीं है। पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव्ड है और मैंने ऐसा नहीं कि कोई धोखे में दे करके लाया गया है। इस पर पूरी चर्चा हुई है पार्लियामेंट में। और इतना ही नहीं, कहा जाए कि ये नेशनल मैनिफेस्टो में रहने के कारण भी सभी लोगों से जानकारी में है, इसलिए इसको बिल्कुल पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए। और देश के सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिकों का हक है, किसी नागरिकों के साथ कोई अहित नहीं होगा। पूरा विश्वास है सरकार इस दिशा में पॉजिटिव करेगी। जैसा इन्होंने कहा कि ये रजिस्टर पहले से है, तो जरा ये बता दें कि वो रजिस्टर कहाँ है और उसमें किस सीरियल नंबर पर हैं। अब मैं किस सीरियल नंबर पर हूँ, ये बेबुनियाद बात है। इस तरह की कोई रजिस्टर हिंदुस्तान में अब तक नहीं बनी है। अगर बनी है तो जिसका इनको पता होगा तो अपना सीरियल नंबर ज़रूर ही जानते होंगे कि वो कहाँ है और कितना सीरियल नंबर है। दूसरी बात, इसको तो कोर्ट भी मान रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, जिसमें भी किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और इसमें भेदभाव हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ हम लागू कर रहे हैं गैर मुस्लिम्स पर, तो फिर मुस्लिम्स कहाँ गए? तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इसको कोर्ट भी मान रहा है। इसके जितने भी सोसाइटी के सेनर एलिमेंट्स हैं जो संविधान को समझते हैं, संविधान की आत्मा को समझते हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं। उसमें ढेर सारी बातें हैं। अब रहा कि बीजेपी का क्या एजेंडा है, क्या उसका प्रोपेगेंडा है, तो हम कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, उसका हम झंडा नहीं ढोते हैं, और न हम अपने को उस चश्मे से देख रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को बड़ा इसमें लाभ है, मुसलमान यहाँ से खदेड़ा जाएगा, इसमें भी हमारी कोई फितरत नहीं है। इसलिए ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही खराब एक्ट है जिसको लाया गया है। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया और ये उनकी बातों से सहमत नहीं है और शिव कुमार सिन्हा जी इनकी बातों से सहमत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो 1947 में जो विभाजन हुआ था, धर्म के नाम पर जो विभाजन हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अभी थोड़ा सा इतिहास का, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में मैं स्पष्ट कर दूंगा। ये तो मालूम है कि जितने भी संप्रदायवाद का जन्म हुआ है, वह आपके राष्ट्रवाद की जो लड़ाई चल रही थी उसको कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश का जो एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उसके तहत सारे तरह के धार्मिक उन्माद या संप्रदायवाद का जन्म हुआ। उसमें हिंदू संप्रदायवाद का जन्म भी उसी समय हुआ है, 1906 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में। और दोनों ही, हिंदू महासभा भी लगातार सत्ता में आने की कोशिश करता रहा और मुस्लिम संप्रदायवाद भी लगातार सत्ता में आने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुस्लिम संप्रदायवाद की जीत हो गई 1947 में और वो एक अलग इस्लामिक राष्ट्र लेकर के अलग हो गया। लेकिन हिंदुस्तान का नब्ज़ ऐसा है जिसमें कहीं कोई फ़िरका परस्त नहीं चल सकता है, आज भी नहीं। बीच में ये लगातार संघर्ष करते रहे, वाजपेयी के समय में थोड़ा सा सत्ता का स्वाद चखे और अभी हिंदू की भावनाओं को जगा करके ये 5-10 साल से शासन कर रहे हैं, लेकिन अब ये जल्दी जाएंगे, इसलिए कि हिंदुओं का मिजाज वैसा नहीं है। इस्लाम और पाकिस्तान दूसरी चीज़ है, वहाँ इस्लामिक स्टेट है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग बट जाते हैं, कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो हमारे यहाँ वो कभी नहीं होगा। वो धर्म के नाम पर लिया तो आज जहालत की ज़िंदगी जी रहा है और हम हिंदुस्तान तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए कि हम किसी धर्म और किसी जाति और ये फ़िरका परस्त को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये तो बीच में थोड़ा सा ये सब फ़िरका परस्त लोग आ गया है, डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा हिंदू और मुसलमान के नाम पर डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। तो सर, आप क्या चाहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान किसी मुस्लिम को प्रताड़ित करे तो
हिंदुस्तान में या हमारे भारत में आए तो उसका वेलकमिंग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी अगर कोई हिंदू या मुसलमान अगर प्रताड़ित होता है और किसी दूसरे देश में जाता है, मैं उस देश के लोगों से अपील करूंगा कि आप इनको कायदे से रखें, क्योंकि ये अपने देश में प्रताड़ित किए गए हैं। तो जो कोई पाकिस्तान का कोई मुसलमान अथवा हिंदू या सिख ईसाई कोई भी प्रताड़ित हुआ है, उसको हमारे हिंदुस्तान में उसको तवज्जो मिलनी चाहिए। और अभी हाल में देखिए ना, एक पाकिस्तान से लड़की भाग करके हिंदुस्तान में आकर के शादी की, कहाँ हम उसको सीमा हैदर हम उसको वेलकम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान वेलकम कर रहा है, वो तो मुस्लिम ही है। लेकिन तो हम तो पनाह दे रहे हैं। सर हमारे भारत से अगर कोई सर्वजीत भटक के दिमागी हालत ठीक नहीं है चला जाता है तो उसे कैदी बना के मार दिया जाता है, ये कहाँ का इंसाफ? नहीं, कैदियों को कौन मारता है? जैसे यहाँ के कैदी वहाँ जाएं या वहाँ के कैदी, उससे तो कभी भारत लौट मारने की चीज है। लेकिन सर उस कंट्री ने, पाकिस्तान ने तो ऐसा किया भारतीयों के ने साथ? नहीं किया, वहाँ के सैनिकों ने किया। हमारे सैनिक भी करते हैं। हमारा सिविलियन अगर वहाँ कोई गया, जैसे सीमा हैदर यहाँ आई, वेलकम किया, वैसे हमारे यहाँ से पता नहीं उस लड़की का क्या नाम है, वो गई पाकिस्तान में, अंजू, उसको भी लोगों ने वेलकम किया सेम। तो देखिए, आवाम जो है, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो बड़ा हृदय वाला है। ये सवाल इनका है, क्या नाम बताया आपने? राजेश तिवारी जी का, कि हमारा घर है, हम अपने घर की सुरक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो क्या घुसपैठी आके करेंगे? इनका जितना घर है उतना ही करीम का भी है, उतना ही खालिक का भी है। इसलिए ये न कहें कि ये घर हमारा है। और पाकिस्तान में जो आवाम है, वहाँ का हिंदू का जितना घर है उतना ही मुसलमान का भी है। ये सोच ही अपने आप में गलत है कि हमारा घर है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी बातों से वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी के, उनसे आप सहमत नहीं हैं, तो वर्तमान में और भविष्य में बीजेपी की क्या विकल्प हो सकती है, आप बताएं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, मैं कई कारणों से सहमत नहीं हूँ। नंबर एक, कि पॉलिटिक्स में जो एक एथिक्स होना चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, और मॉरलिटी किसी भी पार्टी में नहीं है। आज हम मैकियावेली की बात करते हैं किस लिए? कि वो पॉलिटिक्स में एथिक्स की बात करते हैं। हम चाणक्य की बात क्यों करते हैं, कौटिल्य की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि ये बताते हैं कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए और पॉलिटिक्स क्या होना चाहिए। आज हमारे चाणक्य तथाकथित, एक चाणक्य हैं दिल्ली में अमित शाह, और एक चाणक्य है हमारे बिहार में नीतीश कुमार। अब ये दोनों के जरा सा कितना सिंसियरिटी है। वो हैं गृह मंत्री भारत के, बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनकी हर बात का एक मायने होता है। और वो कहते हैं डंके की चोट पर कि है बिहार वालों सुन लो, हम ताला बंद कर दिया है। ऐसे गद्दार लोगों को, नीतीश कुमार को यानी, मैं अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। हुआ क्या? ये पलटासन खेल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, ये भी चाणक्य कहे जाते हैं बिहार के, कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, ये फिरका परस्तों की गोद में नहीं बैठूंगा। ये सब बहुत ही धर्मांध पार्टी है, मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर कहाँ गए? वहीं हैं। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो चल रहा है, जाहिर है कि इनकी दृष्टि में जनता का मिजाज, जनता का हित नहीं है, अपनी कुर्सी साधने का है। इसलिए एक कवि की दो पंक्तियाँ हमको याद आती है कि एक वक्त था जब शरीर मरता था, आत्मा नहीं मरती थी। एक वक्त था जब शरीर मरता था, आत्मा नहीं मरती थी। अब ऐसा वक्त आ गया है दोस्तों कि आत्मा पहले मर जाती है और शरीर कुर्सी से चिपका रहता है। ये वक्त आ गया है। तो इन लोगों की आत्मा मर चुकी है, कुर्सी से चिपका हुआ है। अब भविष्य में आप अपने हिसाब से बताइए कि किस पॉलिटिक्स पार्टी की, किस पार्टी की आत्मा जिंदा है? बिल्कुल आंसर पूछा जा रहा है, आप घुमा रहे हैं। नहीं, मूर्ख समझ रहे हैं जनता को क्या? डायरेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि उसके भविष्य में और अभी फ्यूचर में कौन है, उसका विकल्प क्या? आप अमित शाह पे क्या घूमने लगे? एक मिनट उसको बोलने से रोकेंगे नहीं ना। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देंगे, ये आप जानते हैं कि हम उनको टांग दे रहे हैं। आपको जनता एकदम जवाब दे देगी।
आप उठवाना, आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या? तो आप नीतीश अमित शाह पे जा रहे हैं। आपको तमीज है बोलने का? झगड़ा करेंगे? झगड़ा झगड़ा नहीं। सेंस नहीं है। झगड़ा करेंगे? आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं और रहेंगे। झगड़ा नहीं। चलिए सर, आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से बताइए कि किस पॉलिटिक्स पार्टी की आत्मा जिंदा है? हाँ, तो इसमें है, अभी आप प्रशांत किशोर को देख सकते हैं। वो प्रशांत किशोर है जो कायदे की बात कर रहे हैं और कायदे की बात सोच रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, यही है। आप अगर प्रशांत किशोर को अगर ये करें तो ठीक है। आप लोग शांत हो जाइए, झगड़ा नहीं करना है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।